नमस्कार जी, मैं सूर्यभूषण दुबे रामेश्वरम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में फैकल्टी हूँ। आज हम डीसी मशीन के बारे में पढ़े हैं। ये मेरा डीसी मशीन का चौथा लेक्चर होगा और डीसी मशीन में आज हम लोग आर्मेचर रिएक्शन और उसके रेमेडीज़ को हम लोग स्टडी करेंगे। तो आर्मेचर रिएक्शन पढ़ने से पहले हम कुछ बेसिक नॉलेज है जिसको हम जानेंगे। पहला वो बेसिक नॉलेज है कि आपका जीएनए बोले तो ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस। ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस क्या होता है हम लोग बात करते हैं। तो जीएनए एक एक्सिस है जो दो एडजेसेंट पोल मतलब ये पोल और इस पोल के बीच के एंगल को सेंटर पर बाइसेक्ट करता है, मतलब इन दोनों बीच के एंगल को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, जीएनए बोलते हैं। दूसरी बात करते हैं, जीएनए के अलावा एक होता है एमएनए। एमएनए के बारे में पढ़ते हैं। तो एमएनए क्या होता है, मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस। एमएनए एक एक्सिस है, ये भी एक एक्सिस है जैसे जीएनए था, जो मेन फ्लक्स के परपेंडिकुलर होता है। मतलब अगर आप देखेंगे ये नॉर्थ है और ये साउथ है, तो नॉर्थ और साउथ में ये फ्लक्स जा रही है, तो इसके परपेंडिकुलर लाइन को हम क्या बोलते हैं, एमएनए। यही बोला है, इसके परपेंडिकुलर होता है तथा यह आर्मेचर से होकर गुजरता है एमएनए के एलांग। मतलब इसके एलांग जो भी केबल आएगी एमएनए के एलांग, आर्मेचर कॉइल कंडक्टर में कोई भी ईएमएफ इंड्यूस नहीं होता है। तो इसके एलांग जो भी आप आर्मेचर देखेंगे, ये आपने इसको देखा इसको देखा, इसमें कोई भी करंट नहीं फ्लो हो सकता है। इसलिए इसमें देखिए यहाँ इधर करंट फ्लो होगा, इधर करंट भी फ्लो होगा, लेकिन इसके अलावा कोई भी कंडक्टर नहीं फ्लो होता है, क्योंकि इससे क्या हो जाता है, कम्यूटेशन अच्छा हो जाता है, क्योंकि आर्मेचर कंडक्टर का कोई फ्लक्स कट नहीं करता है, इसके क्रॉस कोई फ्लक्स नहीं होता है या कोई फ्लक्स नहीं कट करता है। इसीलिए इसके एलांग, एमएनए के एलांग जो भी आपका कम्यूटर आर्मेचर में कंडक्टर होंगे उसमें कोई भी ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। अब एक चीज़ और है, ये जो जीएनए और एमएनए क्या होते हैं, अगर आर्मेचर में कोई करंट नहीं फ्लो होगा तो जीएनए और एमएनए दोनों कोइंसाइड होंगे। जैसे हमने लिखा, जब आर्मेचर कॉइल में कोई करंट नहीं फ्लो होता है तब जीएनए और एमएनए एक दूसरे के कोइंसाइड होता है, अर्थात दोनों एक दिशा में होते हैं। अब हम बात करते हैं आर्मेचर रिएक्शन क्या होता है। अब हम लोग टॉपिक पर आते हैं आर्मेचर रिएक्शन। आर्मेचर रिएक्शन क्या होता है, जैसे हम लोग समझ रहे हैं, जब मशीन पर लोड लगाते हैं तो आर्मेचर कॉइल में करंट फ्लो होने लगता है। आर्मेचर में करंट फ्लो होने के कारण एक आर्मेचर फ्लक्स पैदा होता है जो मेन फ्लक्स का में डिस्टॉर्शन पैदा करता है, जिसको आर्मेचर रिएक्शन। मतलब क्या है, एक मेन फील्ड ये था और जब आप आर्मेचर में करंट फ्लो कराएंगे तो उससे भी एक फील्ड पैदा होगी। मान लें उसकी फील्ड ऐसे है, तो वो क्या करेगी, इस मेन फील्ड को क्या करेगी, डिस्टॉर्शन पैदा करेगी। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आर्मेचर रिएक्शन बोलते हैं। तो आर्मेचर रिएक्शन दो प्रकार के होते हैं, एक क्रॉस मैग्नेटाइजेशन। क्रॉस मैग्नेटाइजेशन से क्या होता है, जो मेन फील्ड में डिस्टॉर्शन पैदा होता है, और दूसरा होता है डीमैग्नेटाइजेशन, जो मेन फील्ड में क्या करती है, कमी लाती है। अब बात करते हैं क्रॉस मैग्नेटाइजेशन क्या होता है। जब मेन फील्ड और आर्मेचर फील्ड में 90 डिग्री होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्रॉस मैग्नेटाइजेशन। और जब मेन फील्ड और आर्मेचर फील्ड क्या होते हैं, एक दूसरे से 180 डिग्री पर होते हैं, उसको हम डीमैग्नेटाइजेशन बोलते हैं। यही दोनों रिएक्शन, आर्मेचर रिएक्शन डीसी मशीन में होते हैं। अब बात करते हैं हम आर्मेचर रिएक्शन समझते हैं कैसे। अब मान लेते हैं हमने दो पोल की एक मशीन लिया, जैसे यह दो पोल है। जब सिर्फ मेन पोल में करंट फ्लो बहने के कारण मेन फील्ड फ्लक्स पैदा होती है, यह एयर गैप में यूनिफॉर्म फ्लो होती है। हमने केवल इस फील्ड को सप्लाई दे रखा है, इसमें केवल करंट दे रखा है, तो जो फील्ड आएगी वो N2S होगी, वो ये है जिसकी हमने दिशा हमने ये दिखा रखा है। एक कंडीशन ये हुई। दूसरी कंडीशन हम ये ले रहे हैं कि जब केवल आर्मेचर में करंट फ्लो हो रहा है, तो जब केवल आर्मेचर वाइंडिंग में करंट फ्लो होने के कारण आर्मेचर फील्ड फ्लक्स पैदा होती है, जिसकी एमएफ की दिशा हम नीचे की तरफ दिखा है। अब इसकी दिशा कैसे ज्ञात करते हैं, इसकी दिशा आप एक ग्रिप रूल होता है, तो ये जो राइट हैंड ग्रिप रूल लेते हैं, तो ये जो आपको दिखाता है ये करंट दिखाएगा और ये क्या दिखाएगा,
फ्लक्स की दिशा दिखाया जाएगा। इसका वाइस वर्सा भी सत्य है। जैसे हमने इसको करंट बोला, तो करंट ये जो जो प्लस होता है, इसका मतलब इसके अंदर क्या है, करंट घुस रही है, और जो डार्ट होता है इससे मतलब करंट क्या है, बाहर निकल रही है। तो आप जब इसको पकड़ेंगे, हमने बोला ये जो उंगलियां है, फिंगर है, वो क्या है, करंट की दिशा को दिखाती है। तो जब आप इसको ऐसे पकड़ेंगे तो ये क्या है, ये बाहर निकलेगी, तो ये टिप बाहर निकलेगी, तो फ्लक्स की दिशा क्या है, नीचे की हुई। तो आर्मेचर फ्लक्स क्या है, ये नीचे की तरफ, जिसको हमने FA से दिखाया है। तो दूसरी अब हमने दो कंडीशन दिखाया कि जब केवल फील्ड करंट फ्लो हो रही है और दूसरी आर्मेचर करंट फ्लो हो रही है। अब तीसरी बात करेंगे जब ये दोनों फ्लो होंगे। अब हमने क्या किया, जब दोनों मेन पोल और आर्मेचर करंट के कारण फ्लक्स पैदा होती है, तो इस प्रकार वो मतलब मेन फील्ड और आर्मेचर फील्ड का रिजल्टेंट क्या होगा, वो यहाँ पर हम लोग दिखा रहे हैं। अभी हम बात करते हैं इस पर। तो मेन फील्ड क्या होगी, वो टिल्टेड हो जाएगी, मतलब फील्ड की मेन फील्ड की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। जब और हमें ये पता है कि एमएनए हमेशा रिजल्टेंट फील्ड के परपेंडिकुलर होगी। तो जब अब वो मेन फील्ड ऐसे थी, अब वो क्या तिरछी हो गई या डिस्टार्शन हो गया, तो एमएनए भी क्या हो जाएगा, उससे 90 डिग्री जब खींचेंगे वो भी क्या हो जाएगा, डिस्टार्शन आ जाएगा। तो एमएनए भी क्या हो जाएगी, शिफ्ट हो जाएगी। तो इस पर थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। तो ये क्या था आपका, ये मेन फील्ड था, जैसे अभी हम लोग देखे थे, ये नॉर्थ टू साउथ है, ये मेन फील्ड है। और जब इसको आप देखेंगे तो इसको आपने क्या पाया, नीचे की तरफ पाया। तो ये मेन और आर्मेचर फ्लक्स क्या है, ऐसे है। आप ये देखेंगे ये मेन फील्ड है और ये आर्मेचर फ्लक्स है। तो रिजल्टेंट फ्लक्स कैसा हो गया, ये ऐसे हो गया। तो इसका मतलब क्या, अब इस पर जब आप इस पर 90 डिग्री खींचेंगे तो एमएनए आपका ये न्यू एमएनए हो गया। तो आपका एमएनए क्या हो गया, शिफ्ट हो गया। एक चीज तो ये हो सकता है। दूसरी चीज आपने ये देखा कि ये क्या है, ये आपका जैसा आप देख रहे हैं, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। तो ये क्या करेगा, इस नॉर्थ फील्ड को क्या करेगा, ऊपर की तरफ फेंकेगा, और ये नॉर्थ इस साउथ फील्ड, साउथ ये फ्लक्स को क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ मान लीजिए जनरेटर है, चूंकि जनरेटर ये मान लीजिए जनरेटर, इसकी दिशा ये है। तो आपने ये पाएंगे कि यहाँ पर फील्ड क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, और यहाँ फ्लक्स ज़्यादा हो जाएंगे। इसी तरह यहाँ पर फ्लक्स ज़्यादा हो जाएंगे, यहाँ फ्लक्स कम हो जाएंगे। आप ये देख करके एक चीज़ और आपको बताएं कि आप इसको देख करके कैसे जानेंगे कि ये जनरेटर है कि मोटर है। अगर आप देखिए नॉर्थ और नॉर्थ आपस में क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। अगर आप इधर घुमा रहे हैं तो आप मेहनत कर रहे हैं, ताकत लगा रहे हैं, मैकेनिकल पावर लगा रहे हैं, तो ये जनरेटर होगा। अगर ये इधर घूमता तो ये मोटर होगा, क्योंकि आप समझ रहे हैं। तो क्या ये नॉर्थ को ये साउथ खींच लेगा। तो ये आपकी दिशा क्या है, मोटर की है, और ये दिशा क्या आपकी जनरेटर की है। तो अगर ये जनरेटर, तो हम जनरेटर के लिए क्या बोलेंगे, आपने देखा यहाँ फ्लक्स क्या है, ज़्यादा हो गया, यहाँ फ्लक्स कम हो गया। तो जो जैसे ये कंडक्टर है, अगर घूमेगा जनरेटर इधर तो यहाँ पहले पहुँचेगा। तो जहाँ पहले पहुँचता है उसको लीडिंग पोल बोलते हैं, और जहाँ बाद में पहुँचता है उसको ट्रेलिंग पोल बोलते हैं। तो आपने जनरेटर में ये पाएंगे कि लीडिंग पोल पर फ्लक्स कम हो जाता है और ट्रेलिंग पोल पर फ्लक्स बढ़ जाता है। ये एग्जाम का MCQ क्वेश्चन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बात करते हैं कि एमएनए क्या हो गया, थीटा डिग्री क्या हो गया, शिफ्ट हो गया। जैसे यहाँ से ये थीटा डिग्री क्या हो गया, शिफ्ट हो गया। अब आपने पाएंगे दो कंडीशन हो गए। अब इस पर बाद में बात करते हैं। दूसरी बात करते हैं, जनरेटर कंडीशन में एमएनए रोटर के घूमने की दिशा में शिफ्ट होता है। आपने देखा कि ये जो एमएनए क्या हो गया, जिधर जनरेटर घूम रहा उस दिशा में शिफ्ट हुआ। और मोटर में क्या होगा, उसका उल्टा होगा, जैसा आपने देख चुके हैं। अब बात करते हैं कि आप फिगर्स स्पष्ट है, जब आप क्या करेंगे, इसको आप शिफ्ट नहीं करेंगे, मतलब आपने ब्रश को क्या रखा है, सॉरी, आप यहाँ पर ब्रश को एज इट इज शिफ्ट नहीं किया है। तो जब शिफ्ट नहीं करेंगे तो आपने ये पाया कि मेन फील्ड के फ्लक्स, मेन फील्ड में और आर्मेचर फ्लक्स में जो एंगल है वो 90 डिग्री है। अतः जब आप ब्रश को शिफ्ट नहीं करते हैं तो उस कंडीशन में केवल एक मैग्नेटाइजेशन होता है, वो भी क्रॉस मैग्नेटाइजेशन। वही हमने लिखा है आर्मेचर रिएक्शन में कंडीशन में लीडिंग पोल, वो तो हमने बता दिया। फिगर से स्पष्ट है, जब ब्रश को शिफ्ट नहीं किया जाता है तब आर्मेचर के एमएमएफ और FA तथा मेन फ्लक्स FM के 90 डिग्री पर होता है। अतः इस कंडीशन में सिर्फ क्रॉस मैग्नेटाइजेशन होता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं। अब हम मान लिया दूसरी कंडीशन लेते हैं कि जब हम ब्रश को शिफ्ट कर देते हैं, मतलब ब्रश को शिफ्ट नहीं करते हैं तो केवल एक मैग्नेटाइजेशन होता है, वो भी क्रॉस मैग्नेटाइजेशन। अब जब हम ब्रश को शिफ्ट करते हैं तब क्या होगा, दूसरी कंडीशन ये हुआ कि जब हम ब्रश को शिफ्ट करते हैं
तो ये बात करते हैं। ये दूसरी कंडीशन होता है, आर्मेचर रिएक्शन की कंडीशन में जब एमएनए शिफ्ट होता है तो ब्रश को भी एमएनए की दिशा में शिफ्ट करनी पड़ती है। क्या आपको मजबूरी, अगर नहीं शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा, अभी यहाँ पर स्पार्किंग पैदा हो, कम्यूटेशन खराब हो जाएगा, क्योंकि कम्यूटेशन के कंडीशन में ब्रश पर स्पार्किंग होने लगती है, अतः ब्रश को एमएनए की दिशा में शिफ्ट करना पड़ता है या शिफ्ट किया जाता है। अब क्यों शिफ्ट किया जाता है, अभी आपने देखा था जो एमएनए में के सामने जो कंडक्टर होता है उसमें कोई करंट नहीं फ्लो होगा। अब जब ये ब्रश यहाँ पर होगा तो इसमें क्या होगा, करंट फ्लो होगा, तो इसमें स्पार्किंग हो जाएगी। अतः हम क्या हमने किया, ब्रश को शिफ्ट कर दिया, तो ब्रश को जब शिफ्ट करेंगे अब फिर अभी वही सेम ग्रिप रूल लगाएंगे, तो ये क्या हो गया, ये आप ऐसे जब लगाएंगे तो ये नॉर्थ हो गया और ये साउथ हो गया। अब फील्ड की दिशा क्या हो गई आपकी, ये हो गई। तो आर्मेचर फ्लक्स की दिशा ये हो गई। आपने मेन फील्ड तो ये था और आर्मेचर फ्लक्स कैसा हो गया, ये हो गया। अब आप देख रहे हैं इनके बीच में 90 डिग्री से ऊपर हो गया। अब इसको क्या करेंगे, इस आर्मेचर फ्लक्स को दो कंपोनेंट में अगर डिवाइड करेंगे तो एक क्या हो गया, एक तो 90 डिग्री पर हो गया और एक इसके 180 डिग्री पर हो गया। ये तो 90 डिग्री पर हो गया, तो जो 90 डिग्री पर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, क्रॉस मैग्नेटाइजेशन, और जो 180 डिग्री पर होता है उसको बोलते हैं डीमैग्नेटाइजेशन। अतः इससे स्पष्ट होता है कि जब हम ब्रश को शिफ्ट करते हैं तो उसमें दोनों प्रकार के मैग्नेटाइजेशन रिएक्शन, आर्मेचर रिएक्शन होते हैं। अतः यह वही चीज़ हमने लिखा है, फिगर से स्पष्ट है कि ब्रश को एमएनए की दिशा में शिफ्ट करने पर आर्मेचर एमएफ एफए की दिशा और मेन फ्लक्स एफएम से 90 डिग्री से अधिक हो जाता। अतः एफए को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक जो था एफसी, जो एफसी क्या था आपको 90 डिग्री पर था यहाँ पर, तो एफसी 90 डिग्री पर, तो उसके क्या होगा, क्रॉस मैग्नेटाइजेशन। और जो दूसरा आपने पाया कि ये जो है ये वाला, ये क्या है 180 डिग्री पर है, तो ये क्या 180 डिग्री पर है, तो इससे क्या होगा डीमैग्नेटाइजेशन। तो इस प्रकार ब्रश शिफ्ट करने के कंडीशन में दोनों प्रकार का मैग्नेटाइजेशन होता है। अब हम बात करते हैं इसके फायदा क्या होते हैं और नुकसान क्या होते हैं, मतलब एडवांटेज क्या है। एडवांटेज ये है कि ब्रश शिफ्ट करने पर कम्यूटेशन के समय स्पार्किंग नहीं होती है। आपने देखा कि इसीलिए शिफ्ट करते हैं क्योंकि स्पार्किंग नहीं हो। और दूसरी कंडीशन आपने ये पाया कि ब्रश शिफ्ट करने पर जो डीमैग्नेटाइजेशन होता है, मतलब मेन फील्ड इधर है और ये है और इसकी दिशा ये है आर्मेचर का, तो क्या हो जाएगा, अब इसका मेन फील्ड की ताकत क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और जब मेन फील्ड की ताकत कम हो जाएगी तो ईएमएफ की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, वो भी कम हो जाएगी। तो आपने क्या किया, क्योंकि ईएमएफ का फार्मूला होता है E = N phi Z/60। तो यहाँ पर फ्लक्स की वैल्यू जैसे कम हो जाएगी तो ई की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। वही हमने लिखा है, पर डीमैग्नेटाइजेशन इफेक्ट के कारण जनरेटर ईएमएफ की वैल्यू कम हो जाती है। मतलब ये इसका क्या है, ड्रॉबैक है। अब हम बात करते हैं जो मैग्नेटाइजेशन या डीमैग्नेटाइजेशन होता है, तो आर्मेचर के किस किस कंडक्टर की वजह से मैग्नेटाइजेशन, गलत बोल गए, डीमैग्नेटाइजेशन और क्रॉस मैग्नेटाइजेशन होता है। अब आप देख सकते हैं कि जो आपने शिफ्ट किया था एंगल यहाँ पर थीटा डिग्री, अगर मोटर जनरेटर होगा तो इसकी दिशा में करेंगे, मोटर होगा तो इसको उल्टी दिशा में करेंगे, तो ये आप क्या पाएंगे, यहाँ पर एक ये जो जोन पाया है, आपने ये जो जोन पाया इसको बोलते हैं कम्यूटेशन जोन। अब यहाँ पर आपने ये पाएंगे, तो जिस कम्यूटेशन जोन में अगर आप ध्यान देंगे तो ये क्या है, ये प्लस है और ये क्या है, डॉट है, मतलब इस क्रॉस है। तो जब आप ऐसे करेंगे या जब आप ग्रिप रूल जो हमने बताया था, तो इसकी जो दिशा होगी वो क्या होगी, इसका ये आर्मेचर की दिशा ये होगी और मेन फील्ड की दिशा क्या है, ये है। तो आप याद है मेन फील्ड की दिशा इधर है और इन दोनों इस कंडक्टर की वजह से जो फील्ड की दिशा है आर्मेचर है वो ये है। तो कम्यूटेशन जोन में जो भी आपका कंडक्टर होगा आर्मेचर में, उससे जो रिएक्शन होगा वो क्या होगा, डीमैग्नेटाइजेशन होगा। वही हमने फिगर से स्पष्ट है कि जीएनए की दोनों दिशा अर्थात एंगल एओसी मतलब 2 थीटा आर्मेचर कंडक्टर द्वारा डीमैग्नेटाइजेशन इफेक्ट पैदा होता है। मतलब इस कंडक्टर और इस कंडक्टर की वजह से जो आपका आर्मेचर रिएक्शन होगा वो कौन सा होगा, डीमैग्नेटाइजेशन होगा।
अब नेक्स्ट बात करते हैं, दूसरा हम बात करते हैं कि क्रॉस मैग्नेटाइजेशन किससे होता है। फिगर से स्पष्ट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये प्लस है, मतलब प्लस बोले तो क्रॉस है, और ये क्या है, डॉट है। तो इसमें आप ये पाएंगे जो पोल के सामने है, तो आप ये पाएंगे तो इसकी दिशा क्या होगी, ये होगी। तो इसके बीच में मेन फ्लक्स और आर्मेचर फ्लक्स में जो एंगल है वो क्या है, 90 डिग्री, वो भी किस कंडक्टर की वजह से, जो पोल के सामने आता है। उससे वही हमने लिखा, फिगर से स्पष्ट है, एंगल AOD मतलब ये, और COB मतलब COB एंगल ये के बीच आर्मेचर कंडक्टर द्वारा डीमैग्नेटाइजेशन इफेक्ट पैदा होता है, जिसके द्वारा मेन फ्लक्स में डिस्टॉर्शन पैदा होता है, जिसको हम कैसे दूर करते हैं, ब्रश को शिफ्ट करके दूर किया जाता है। ये चीज़ें हुई। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि अगर हम बात करें इसका वेवफॉर्म कैसा होगा। अगर अभी तो हमने ये पढ़ा, तो हम मेन फील्ड और आर्मेचर फील्ड का वेवफॉर्म को समझेंगे। आपने देखा हमने क्या किया, इस जो मशीन थी उसको, ये नॉर्थ पोल या साउथ पोल, इसको हमने क्या किया, कट कर दिया, और कट करके सीधा कर दिया। तो ये हमने कट करके सीधा कर दिया। ये क्या है, मेन फील्ड है, ये आपका मेन फील्ड है, ये आपका मेन फील्ड है, और ये नॉर्थ है और ये साउथ है। अगर आप ध्यान देंगे तो ये क्या है, ये पॉजिटिव है या क्रॉस है, और ये डॉट है। इसी तरह तो इसमें आप देखेंगे तो इसको फील्ड कैसे निकलेगी, इससे फ्लक्स निकलेगा, नॉर्थ की तरफ ये फ्लक्स निकलेगा। और यहाँ पर आपने देखा कि ये एक्चुअली यहाँ लिखना भूल गए, ये प्लस है और ये क्या डॉट है। तो आप इसको जब देखेंगे तो इसकी फ्लक्स क्या, ऊपर की तरफ, मतलब ये फ्लक्स इसके अंदर घुसेगा। तो आपने यहाँ से जो फ्लक्स निकलेगा, ये क्या होगा, इस तरह से आपका पूरा फ्लक्स निकलेगा। तो यहाँ पर हमने माना अगर ये नॉर्थ है तो ये फ्लक्स ऊपर होगा, और साउथ है तो ये फ्लक्स नीचे होगा। ये आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ये क्या है, एक पूरा पुंज के रूप में एक पूरा एरिया, ये पूरा एरिया कवर कर रहा है। और जैसे जैसे मेन आप फील्ड से क्या है इधर जाएंगे, उसकी ताकत भी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। ऐसे इधर भी क्या होगी, ताकत कम होती जाएगी। अगर नॉर्थ से आप साउथ में जाएंगे तो क्या हुआ, पहले बीच में कहीं ना कहीं तो जीरो आना है, तो वो जीरो कहाँ आ जाएगा, इस GNA के बीच में जो ये है, GNA बोलिए, गलत बोले, ये MNA होगा। जब GNA तब होगा जब क्या होगा, उसमें करंट नहीं फ्लो होगा। तो ये दोनों क्या होंगे, यहाँ पर एकदम बिल्कुल बीचों बीच होंगे, मतलब सेंटर पर होंगे। तो आपका मेन फील्ड का जो फ्लक्स होगा वो इस तरह से होगा, वो हमने। अब बात करते हैं आर्मेचर द्वारा फ्लक्स कैसा पैदा होगा। आर्मेचर द्वारा फ्लक्स हमने ये मान लिया, क्योंकि आपको पता है कि आर्मेचर का, हमने ये आपको ये मान लिया आर्मेचर का कंडक्टर है। तो आर्मेचर के कंडक्टर द्वारा जो फ्लक्स है, अगर आप ध्यान देंगे तो ये पॉजिटिव है, तो स्क्रू नियम से क्या है, ये ऊपर, ये क्लॉकवाइज घूमेगा इसका, और इसका क्या करो घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। तो इसमें आप देखेंगे तो यहाँ पर फील्ड जो होगा वो क्या होगा, इस तरह से होगा। मतलब ये आपका यहाँ पर फ्लक्स बोलिए तो ये क्या होगा, यहाँ पर सबसे ज़्यादा होगा, या इसको MF बोल रहे हैं। फ्लक्स MF में थोड़ा सा अंतर है। क्या होता है, MF इक्वल टू होता है फ्लक्स अपॉन रिलक्टेंस। तो ये जो दिखा, यहाँ पर जो MF दिखाई दे रहा है वो क्या है, यहाँ पर पिकी होगा। आप ये ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो इस वाले फिगर से जब आप ऐसे देखते हैं तो यहाँ पर फ्लक्स ज़्यादा होगा, और मतलब दोनों पोल के बीच में जो फ्लक्स होगा वो क्या होगा, पिकी होगा, जिसको हम यहाँ से भी समझ सकते हैं। तो दोनों आर्मेचर द्वारा जो फ्लक्स जहाँ पिकी होगा वो किस में होगा, दोनों पोल के बीच में होगा, जो कि यहाँ दिखाई दे रहा है। इसी तरह अगर आप दूसरे तरफ देखेंगे, इस साइड भी देखेंगे, तो इधर एक तो ये नॉर्थ होगा और ये क्या होगा, साउथ होगा। तो मतलब दोनों की जो पोलैरिटी होगी वो क्या होगी, अलग होगी। तो हम इसको यहाँ पर देखेंगे, ये नॉर्थ वाला अगर है तो ये क्या होगा, साउथ वाला होगा। आप इससे भी देख सकते हैं, इसकी जो इस कंडक्टर की जो दिशा है वो क्या है, नीचे की तरफ होगा, और इस कंडक्टर की दिशा क्या है, इधर। मतलब एक ये क्लॉकवाइज होगा, ये एंटी क्लॉक। तो ये दोनों का जो पिकी होगा वो क्या होगा, इधर होगा। तो इस तरह से हमने ये पाया कि आर्मेचर द्वारा जो MF पैदा होता है वो क्या होता है, ट्रायंगुलर होता है। अब हम बात करते हैं इसकी फ्लक्स डेंसिटी की बात करते हैं। अभी फ्लक्स डेंसिटी क्या होती है, तो अगर MMF को क्या करेंगे, इलेक्ट्रेंस, अगर हम हाँ
अब हम क्या करेंगे, इसके अगर रिलक्टेंस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, ये आपका, तो अगर हम यहाँ पर फील्ड की बात करते हैं तो जो फ्लक्स डेंसिटी बात करते हैं तो ये क्या होगा, थोड़ा थोड़ा, चूंकि इसके बीच में एयर गैप क्या है, ज़्यादा है, इसलिए ये जो है ये क्या हो जाएगा, ये थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो ये जो वर्ड दिखाई दे रहा है ये क्या है, ये फ्लक्स डेंसिटी को दिखाई देता है, मतलब ये थोड़ा सा नीचे चला जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा, ये भी थोड़ा सा कम हो जाएगा, क्योंकि एयर गैप जितना बढ़ाएंगे एमएफ की वैल्यू को जब आप फ्लक्स डेंसिटी में कन्वर्ट करेंगे तो वो कम होती जाएगी। तो आपने ये पाया जो फ्लक्स डेंसिटी है उसका आकार कैसा है, वो सैडल शेप का हो जाता है। ये सैडल शेप जिसमें जो घोड़े पर बनाया जाता है वो सैडल शेप हो जाता है। अब आप इस फ्लक्स और इस फ्लक्स डेंसिटी को क्या करेंगे, आपस में जब जोड़ देंगे तो जैसे ये, तो क्या होगा, तो जो आपका फ्लक्स डेंसिटी पहले यहाँ जीरो हो जाता था, आपने देखा यहाँ पर पहले फ्लक्स डेंसिटी क्या हो जाती थी, जीरो। ये आपका जब आर्मेचर में करंट नहीं फ्लो रहा तो ये था। अब जब आपने आर्मेचर में करंट फ्लो करा दिया तो फ्लक्स कैसा हो गया, अब देखिए यहाँ पर क्या था, ये तो जीरो था, लेकिन यहाँ पर ये क्या है, जीरो नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये थोड़ा सा ये ऊपर चला जाएगा। तो आप में ये क्या हो गया, अब मेन फील्ड में ये क्या, इस तरह से डिस्टॉर्शन आ गया। तो अब देखिए जो पहले यहाँ जीरो होता था, अब वो जीरो किधर चला गया, यहाँ पर चला गया, अर्थात तो जो आपका एमएनए था वो क्या हो गया, शिफ्ट हो गया। एमएनए मीन्स होता है मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस। अब यहाँ पर न्यूट्रल यहाँ नहीं आएगा, न्यूट्रल यहाँ पर आएगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको शिफ्ट करना पड़ेगा। तो एक चीज आपने ये देखा, दूसरी चीज आप यहाँ पे ये देख सकते हैं कि ये क्या होता है, आपका लीडिंग होता है, लीडिंग पोल, और ये क्या होता है, ट्रेलिंग पोल। तो लीडिंग पोल पर आपने क्या पाया, फ्लक्स डेंसिटी कम हो गई, और ट्रेलिंग पोल पर फ्लक्स डेंसिटी ज़्यादा हो गई, जो कि हमने इससे पहले पढ़ चुके हैं। तो ये क्या है, आपका आर्मेचर रिएक्शन हो गया। ये तो हो गया आर्मेचर रिएक्शन। अब बात करते हैं कि इस आर्मेचर रिएक्शन को हम कम कैसे करते हैं, तो हम पढ़ेंगे रेमेडीज ऑफ आर्मेचर रिएक्शन या मेथड ऑफ लिमिटिंग द इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन। अब हम आर्मेचर रिएक्शन को कम कैसे करेंगे, इसको हम पढ़ते हैं। तो पहला मेथड है हाई रिलक्टेंस पोल टिप्स, मतलब जो पोल का टिप है उसको रिलक्टेंस क्या कर दे, बढ़ा दे। दूसरा मेथड है रिडक्शन इन आर्मेचर फ्लक्स, मतलब हम आर्मेचर फ्लक्स को क्या ताकत क्या कर दे, कम कर दे। अब एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। तीसरा मेथड है इंटरपोल यूज करके, और चौथा मेथड है कंपनसेटिंग वाइंडिंग यूज करके। ये तो बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में ऐसे, मतलब AK2 के कोर्स में, लेकिन ये टेक्निक अगर बात करें कि MCQ कंपटीशन में तो इनका भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं MCQ में। अब हम बात करते हैं हाई रिलक्टेंस पोल टिप्स। अगर आपने देखा होगा कि ये आपका क्या, ये आपका मेन पोल है और ये क्या आपका आर्मेचर है। हम क्या करेंगे, इसके बीच में रिलक्टेंस क्या कर देंगे, बढ़ाएंगे। क्यों बढ़ाएंगे, क्योंकि आपने ये पाया, ध्यान देंगे कि सेंटर में आर्मेचर रिएक्शन क्या है, जीरो है। देखिए पोल के सेंटर में आर्मेचर रिएक्शन क्या है, जीरो है, लेकिन टिप पर आर्मेचर रिएक्शन क्या है, ज़्यादा है। ध्यान रखिएगा। तो अगर हम बात करें कि सेंटर में आर्मेचर रिएक्शन क्या है, कम है, और टिप पर क्या है, ज़्यादा है। तो यहाँ पर कम है तो यहाँ पर एयर गैप क्या रखेंगे, कम रखेंगे। एयर गैप कम रखेंगे तो रिलक्टेंस क्या होगा, यहाँ पर छोटा होगा, और यहाँ पर एयर गैप ज़्यादा है तो यहाँ पर रिलक्टेंस क्या होगा, बड़ा सा होगा। अब क्या होगा, जो आर्मेचर का फील्ड है, मेन फील्ड में यहाँ जाने के लिए उसको कम ताकत लगानी पड़ेगी, और चूंकि यहाँ पर आर्मेचर का फ्लक्स तो ऑलरेडी जीरो है, तो यहाँ पर यहाँ से आर्मेचर का फ्लक्स मेन फील्ड में पहुँचने के लिए इसको ज़्यादा एयर गैप को ट्रेवल करना पड़ेगा, अतः इसका ताकत क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो वही चीज़ हमने लिखा है, जैसा कि वेव फॉर्म से स्पष्ट है कि पोल सेंटर पर आर्मेचर फ्लक्स जीरो होता है, अतः धीरे धीरे पोल टिप की तरफ क्या होता है, बढ़ता जाता है। अतः यदि सेंटर पर एयर गैप कम करके रिलक्टेंस को कम कर दिया जाए और टिप पर एयर गैप को बढ़ा करके रिलक्टेंस को बढ़ा दिया जाए तो आर्मेचर रिएक्शन कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अब इस आर्मेचर का फ्लक्स यहाँ तक पहुँचने में क्या होगी, उसकी ताकत कम हो जाएगी। एक तो मेथड ये है कि इसके बीच में एयर गैप बढ़ा दें। दूसरा मेथड ये है कि अगर हम क्या करेंगे कि इस पोल टिप में क्या करेंगे, इस पोल टिप को हमने दो भाग में डिवाइड कर दिया, और यहाँ पर इसको हमने क्या कर दिया, स्लॉट में कर दिया। यहाँ पर आपने देख रहे हैं इस टिप को हमने क्या कर दिया, स्लॉट में कर दिया। और स्लॉट में करने से फ़ायदा ये हुआ, इधर
इधर भी गैप खाली कर दी, ये भी एयर बीच में आ गया, यहाँ पर भी क्या आ गया, बीच में एयर आ गया, और बीच में क्या है, ये पूरा सॉलिड है। तो यहाँ पर ये क्या पूरी पूरी सॉलिड है, लेकिन यहाँ पर क्या है, एयर और फिर गैप बीच बीच में एयर आएंगे। तो अब क्या होगा, आप बीच में एयर गैप, इन दोनों के बीच में एयर गैप कम भी रखे तो भी चलेगा। अब ये जो आर्मेचर का फ्लक्स इस पर जाने के लिए क्या होगा, कई एयर को क्या करेगा, कट करके जाएगा, अतः इससे भी क्या हो जाएगा, आर्मेचर रिएक्शन कम हो जाएगा। तो वही चीज हमने समझाया कि जो दूसरा मेथड ने बताया चैम्फर्ड कंस्ट्रक्शन, ये क्या होगा, चैम्फर्ड कंस्ट्रक्शन, जो हमने पीछे समझा दिया। इस मेथड में एक दिक्कत ये है कि इस मेथड से मेन फ्लक्स क्या हो जाता है, कम हो जाता है, मेन फ्लक्स की वैल्यू भी कम हो जाती है। अतः एक दूसरा मेथड हम लोग बात करते हैं, रिडक्शन इन आर्मेचर फ्लक्स। इस मेथड में क्या होगा, आपका मेन फील्ड की ताकत कम नहीं होगी। अब देखो कैसे करते हैं, मैं इसमें क्या करते हैं, मेन फील्ड में क्या करेंगे, एक ट्यूबुलर रेक्टेंगुलर क्या करेंगे, इसमें ये बीच में ट्यूबुलर के लेमिनेटेड कर देंगे, और इस सब के बीच में क्या एयर है, यहाँ पर भी है। अब आप क्या, आपने वही जो हम मेथड बताए थे, आप ये करेंगे तो ये नॉर्थ होगा और ये साउथ होगा। अब जब नॉर्थ से जब साउथ ये फ्लक्स बहेगा नॉर्थ से, तो ये क्या आएगा, ये इस एयर गैप से हो करके जाएगा, और जब इस एयर गैप से हो करके जाएगा तो क्या होगा, इस आर्मेचर का फ्लक्स की ताकत क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और इस आर्मेचर फ्लक्स की ताकत कम हो जाएगी तो आर्मेचर रिएक्शन भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इससे आपका मेन फील्ड की ताकत कम नहीं होगी, ये एडवांटेज है। इस मेथड से बिना फ्लक्स को कम किए आर्मेचर रिएक्शन को कम किया जा सकता है, जैसा कि हमने समझाया है। अब बात करते हैं तीसरा नेक्स्ट मेथड है इंटरपोल मेथड। इसको हमने कंस्ट्रक्शन में पढ़ा भी चुके हैं, इंटरपोल और कंपनसेटिंग वार्निंग, लेकिन यहाँ थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं कि इंटरपोल क्या होता है। जो इंटरपोल क्या होता है, दो पोल के नॉर्थ और साउथ के बीच में लगाया जाता है। अगर जनरेटर हो तो इस एंड के बाद क्या होगा, जनरेटर है तो साउथ के बाद मेन साउथ आएगा। आपने समझ, ये मान लीजिए जनरेटर है और जनरेटर आप समझा चुके हैं। तो ये जो आर्मेचर इंटरपोल क्या करता है, ये इसका आर्मेचर रिएक्शन को क्या करता है, मतलब इन दोनों के बीच में जो डीमैग्नेटाइजेशन इफेक्ट होता है उससे उसको हम लोग इंटरपोल से दूर करते हैं। मतलब इंटरपोल बाइंडिंग से हम लोग डीमैग्नेटाइजेशन इफेक्ट को कम किया जाता है। और नेक्स्ट बात करते हैं, इसके वही हमने लिखा है कि इसके कार्य क्या है, डीमैग्नेटाइजेशन इफेक्ट को कम करता है और इससे कम्यूटेशन अच्छा हो जाता है। और ये क्या करता है, एक काम और करता है, ये कम्यूटेशन को भी अच्छा करता है, जो कि हम ऑलरेडी पहले लेक्चर में इसको पढ़ा चुके हैं। अब हम बात करते हैं, एक बहुत अच्छी पॉइंट है, इंटरपोल बाइंडिंग प्रयोग करने से ब्रश को शिफ्ट करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अब बात करते हैं कंपनसेटिंग वार्निंग। कंपनसेटिंग वार्निंग क्या करते हैं, हमने देखा आर्मेचर रिएक्शन में दो प्रकार के होते हैं, एक है डीमैग्नेटाइजेशन, दूसरा क्रॉस मैग्नेटाइजेशन। तो क्रॉस मैग्नेटाइजेशन को जो इफेक्ट को दूर खत्म करता है वो कौन करता है, कंपनसेटिंग वार्निंग। इसके ये भी कंस्ट्रक्शन है। तो इसको हम क्या करते हैं, ये इसको कहाँ लगा जाते हैं, मेन पोल के यहाँ पर पोल शू में लगाए जाते हैं, जैसा वही चीज़ लिखा हुआ है। इसको हैवी मशीन में प्रयोग किया जाता है। अब आपने यहाँ मेन चीज़ है, ये अभी आप फिगर हम लोग पढ़ चुके हैं, ये फिगर तब था जब आर्मेचर रिएक्शन था। तो आर्मेचर रिएक्शन क्या था, ऐसे था, मतलब अब अभी आर्मेचर आपने ये जो आपने इससे पहले ये जो फ्लक्स है ये किसको दिखाता है, आर्मेचर के फ्लक्स को दिखाता है। और जो आपने यहाँ पर कंपनसेटिंग मेन, यहाँ पर आपने क्या दिया, पोल शू में क्या लगा दिया, कंपनसेटिंग वार्निंग लगा दिया। अब इसकी वजह से इस कंपनसेटिंग वार्निंग से जो फ्लक्स आएगा वो ऐसे आएगा। आपने ये पाया कि यहाँ पर तो ये इसको न्यूट्रलाइज कर देगा और ये इसको न्यूट्रलाइज कर देगा। तो ये पूरी तरह से ये पूरा एरिया, मतलब इसके बीच का एरिया पूरी क्या हो जाएगी, आर्मेचर रिएक्शन क्या हो जाएगा, पूरी तरह से जीरो हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्या, तो जो डिस्टॉर्शन था वो क्या हो गया, वो एक अच्छे में डिस्टॉर्शन खत्म हो जाएगा। तो कंपनसेटिंग वार्निंग से हम क्रॉस मैग्नेटाइजेशन को दूर करते हैं। तो आज के लिए इतना हम लोग सफिशिएंट है, फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर हम लोग आगे पढ़ेंगे। नमस्कार जी।